एक छोटी सी घटना भी इंसान के जीवन को कैसे बदल सकती है, इसको वह अब महसूस कर रहा था। सुरेश अपनी ही सोच का कैदी हो अपने ही घर में अपनों के बीच बेगाना और अजनबी बन गया था। सुनंदा उसमें आए बदलाव को पिछले कुछ दिनों से खामोश देख रही थी। आदमी के व्यवहार में अगर तनिक भी बदलाव आए तो सबसे पहले उसकी पत्नी को ही इस बात का एहसास होता है। सुनंदा शायद अभी कुछ दिन और चुप रहकर उसमें आए बदलाव का कारण खोजती, लेकिन आहत मासूम मानसी की पीड़ा ने उसके सब्र के पैमाने को एकाएक ही छलका दिया। अपनी बेटी के साथ सुरेश का बेरुखा व्यवहार सुनंदा कब तक चुपचाप देख सकती थी, वह भी उस बेटी के साथ जिसमें हमेशा एक पिता के रूप में सुरेश की सारी खुशियां सिमटी रहती थीं। रविवार की सुबह सुरेश ने मानसी के साथ जरूरत से ज्यादा रूखा और कठोर व्यवहार कर डाला था, वह भी तब जब मानसी ने लाड से भरकर अपने पापा से लिपटने की कोशिश की थी। बेटी का शारीरिक स्पर्श सुरेश को एक दंश जैसा लगा था। उसने बड़ी बेरुखी से बेटी को यह कहते हुए कि मानसी, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा यह बचपना अब अच्छा नहीं लगता, अपने से अलग कर दिया था। सुरेश ने बेटी को झिड़कते हुए जिस अंदाज से यह कहा था, उससे मानसी सहम गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। साफ लगता था कि सुरेश के व्यवहार से उसको गहरी चोट लगी थी। वह तुरंत ही वहां से चली गई थी। बेटी के साथ अपने इस व्यवहार पर सुरेश को बहुत पछतावा हुआ था। वह ऐसा नहीं चाहता था, मगर उससे ऐसा हो गया था। तब उसको लगा भी था कि सचमुच व्यवहार पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। सुरेश जानता था कि कई दिनों से खामोश सब कुछ देख रही सुनंदा अब शायद खामोश नहीं रहे। मानसी ने जरूर उसके सामने अपनी पीड़ा जाहिर की होगी। सुरेश का सोचना गलत नहीं था। रसोई के काम से फारिग हो सुनंदा कमरे में आ गई और आते ही उसने सुरेश के हाथ में पकड़ा अखबार छीनकर फेंक दिया। वह तैश में थी। इस बार जब से तुम टूर से वापस आए हो, तुमको आखिर हो क्या गया है? अगर बिजनेस की कोई परेशानी है तो कहते क्यों नहीं? इस तरह सबसे बेरुखी से पेश आने का क्या मतलब? मैं किससे बेरुखी से पेश आता हूं, पहले यह भी तो पता चले। अनजान बनते हुए सुरेश ने पूछा। इतने भी अनजान न बनो, सुनंदा ने कहा, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। जानते हो तुम्हारे व्यवहार से दुखी मानसी आज मेरे सामने कितनी रोई है। वह तो यहाँ तक कह रही थी कि पापा अब पहले वाले पापा नहीं रहे और अब वह तुमसे बात नहीं करेगी। अगर मानसी ऐसा कह रही है तो जरूर ही मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी बेटी को सॉरी कह दूंगा। मैं जानता हूं मेरी बेटी ज्यादा देर तक मुझसे रूठी नहीं रह सकती। क्या हम दोनों उसके बगैर रह सकते हैं? एक ही तो बेटी है हमारी, सुनंदा ने कहा। इस पर सुरेश ने पत्नी का हाथ थाम उसे अपने पास बिठा लिया और बोला, अच्छा एक बात बताओ सुनंदा, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि हमारी नन्ही बेटी अब बड़ी हो गई है? सुरेश की बात को सुनकर सुनंदा हंस पड़ी और कहने लगी, जनाब, इस बार आप केवल 10 दिन ही घर से बाहर रहे हैं और इतने दिनों में कोई लड़की जवान नहीं हो जाती। बेटी बड़ी जरूर हो जाती है, पर इतनी बड़ी भी नहीं कि हम उसकी शादी की चिंता करने लगे। अगले महीने मानसी केवल 15 साल की होगी। अभी कम से कम 5-6 वर्ष हैं हमारे पास इस बारे में सोचने को। मैंने तो ये बात सरसरी तौर पर की थी, तुम तो बहुत दूर तक सोच गई। मुझको जो महसूस हुआ मैंने कह दिया। वैसे इस तरह की बातें तुमने पहले कभी की भी नहीं थी। इस बार जब से टूर से आए हो बदले बदले से हो। बुरा मत मानना, मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुझको ऐसा लगने लगा है कि तुम अपनी परेशानियां अब मुझसे छिपाने लगे हो। तुम्हारे मन में जरूर कुछ है। अपनी खींच दूसरों पर उतारने के बजाय बेहतर यही होगा कि मन की बात कहकर अपना बोझ हल्का कर लो। सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए सुनंदा ने कहा, तुमको वहम हो गया है। मेरे मन में न कोई परेशानी है और न ही कोई बोझ। मेरी सौगंध खाकर और आंखों में आंखें डालकर तो कहो कि तुमको कोई परेशानी नहीं, सुनंदा ने कहा। उसके ऐसा करने से सुरेश की परेशानी जैसे और भी बढ़ गई। सुनंदा से आंखें न मिलाकर उसने कहा, तुम भी कभी कभी बचपना दिखलाती हो। कारोबार में कोई ना कोई परेशानी तो हमेशा लगी ही रहती है। मैं कब कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता, मगर पहले कभी तुम्हारी कोई कारोबारी परेशानी तुम्हारे घरेलू व्यवहार पर हावी नहीं हुई। इस बार तुम्हारी परेशानी का एक सबूत यह भी है कि तुम अपनी बेटी की फरमाइश पर उसकी बारबी लाना भी भूल गए। वह भी तब जब उसने मोबाइल से 2 बार तुमको इसके लिए कहा था। एक तो तुम मुंबई से उसकी बारबी नहीं लाए, उस पर उससे इतना रूखा व्यवहार। वह आहत हो रोएगी नहीं तो क्या करेगी? बारबी के जिक्र से ही सुरेश के शरीर को जैसे कोई झटका सा लगा। जिस गुनाह के एहसास ने उसको अपनी बेटी से बेगाना बना दिया था, उस गुनाह के नागपाश ने एकाएक ही उसके सर्वस्व को जकड़ लिया। सुरेश की मजबूरी यह थी कि वह आप बीती किसी से कह नहीं सकता था।
सुनंदा से तो एकदम नहीं, जो शादी के बाद से ही इस भ्रम को पाले हुए है कि उसके जीवन में किसी दूसरी औरत की कोई भूमिका नहीं रही। सुनंदा ही नहीं, दुनिया की बहुत सी औरतें जीवन भर इस विश्वास का दामन थामे रहती हैं कि उनके पति को उसके अलावा किसी दूसरी औरत से शारीरिक सुख का कोई अनुभव नहीं। मर्द इस मामले में चालाक होता है, पत्नी से बेईमानी करके भी उसकी नजरों में पाक साफ ही बना रहता है। लेकिन कभी कभी मर्द की बेईमानी और उसका गोपनीय गुनाह कैसे उसके जीवन से उसके अपनों को दूर कर सकता है, सुरेश की कहानी तो यही बतलाती थी। सुनंदा ने गलत नहीं कहा था। मानसी ने 2 बार मोबाइल से अपने पापा सुरेश से बारबी लाने की बात याद दिलाई थी, लेकिन न तो मानसी इस बात को जानती थी और न ही सुनंदा कि जब दूसरी बार मानसी ने सुरेश से बारबी लाने की बात की थी तब वह मुंबई में नहीं, गोवा में था। सुरेश बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के पहली बार गोवा गया था और गोवा ने उसके लिए रिश्तों के माने इतने बदल डाले कि वह अपनी बेटी से मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दूर हो गया था। मानसी का बचपन बीत गया था, पर उसका गुड़ियों के संग्रह का शौक अभी गया नहीं था। मानसी के होश संभालने के बाद से सुरेश जब कभी भी टूर पर जाता था, वह अपने पापा से बारबी की नई नई गुड़िया लाने को कहती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सुरेश अपनी बेटी की मांगी कोई चीज लाना भूला हो। इस बार भी सुरेश नहीं भूला था। यह अलग बात है कि इस बार उसने बारबी मुंबई से नहीं, गोवा से खरीदी थी, मगर उसी बारबी ने सुरेश को बेटी से दूर कर दिया था। सुनंदा भले ही सुरेश के बारे में कितने भी भ्रम पाले रही हो, मगर सच था कि शादी के बाद भी वह जिस्म का कारोबार करने वाली औरतों से यौन संपर्क बनाता रहा था। ऐसा वह तभी करता था जब वह अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर दूसरे शहर में होता था। अगर कभी सुरेश का अपना मन बेईमान न हो तो कारोबारी दोस्तों की बेईमानी में साथी बनना पड़ता था। अब की बार इसी तरह के एक चक्कर में सुरेश के साथ जो घटना घटी थी, उसने उसके अंदर की आत्मा को झकझोर डाला था। गोवा जाने का सुरेश का कोई कार्यक्रम नहीं था। ये तो सुरेश का मुंबई वाला कारोबारी दोस्त युगल था, जिसने अचानक ही गोवा का कार्यक्रम बना डाला था। युगल बाजारू औरतों का रसिया था और अपनी पत्नी के साथ विवाद के चलते वह चैम्बूर इलाके में फ्लैट लेकर अकेले ही रह रहा था। औरतों की तो मुंबई में भी कोई कमी नहीं थी, मगर गोवा में उसके जाने का आकर्षण बाल वेश्याएं थीं। 12 से 13 से लेकर 15 से 16 साल की उम्र तक की वे लड़कियां जो तन और मन दोनों से ही अभी सेक्स के लायक नहीं थी, मगर अय्याश तबीयत, मर्दों की विकृत सोच इन्हीं में पाशविक आनंद तलाशती है। गोवा में बाल वेश्यावृत्ति के बारे में सुरेश ने भी पढ़ा था। इसको लेकर जब युगल ने सुरेश से बात की तो उसका मन भी ललचा गया था। सारी रात बस का सफर करके सुरेश और युगल सुबह गोवा की राजधानी पणजी पहुंचे थे। गोवा सुरेश के लिए नई जगह थी, युगल के लिए नहीं। पणजी में कहाँ और किस होटल में ठहरना था और क्या करना था यह युगल को मालूम था। होटल में लगभग 4 घंटे आराम करने के बाद सुरेश और युगल बाहर घूमने निकले। दोनों गोवा के खूबसूरत बीचों पर घूमकर अपना समय गुजारते रहे, क्योंकि उन्हें तो रात होने का इंतजार था। शाम होटल लौटते समय सुरेश बाजार से मानसी के लिए बारबी गुड़िया खरीदना नहीं भूला। मुंबई के मुकाबले गोवा में बारबी थोड़ी महंगी जरूर मिली थी, मगर उसको खरीदने के बाद सुरेश काफी निश्चित हो गया था कि अब घर वापस जाने पर उसे अपनी बेटी की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी। होटल के अपने कमरे में आकर सुरेश ने मानसी के लिए खरीदी बारबी को यह सोचकर मेज पर रख दिया था कि यहाँ से जाते समय वह अपने बैग में जगह बनाकर इसे रख लेगा। पणजी में आकर युगल ने होटल में 1 नहीं 2 कमरे बुक करवाए थे, एक सुरेश के नाम से और दूसरा अपने नाम से। बेशक दोनों पणजी पहुंचने के बाद एक ही कमरे में साथ साथ थे, लेकिन रात को उन दोनों को अलग अलग कमरे में रहना था। शाम को होटल में वापस आकर युगल लगभग 1 घंटा गायब रहा था। उसको रात का इंतजाम जो करना था। 1 घंटे बाद युगल वापस आया और अपने होंठों पर जबान फेरते हुए एक खास अंदाज में बोला, सुरेश, सारा इंतजाम हो गया है। रात 11 बजे के बाद लड़की तुम्हारे कमरे में होगी। सुबह होने से पहले तुम्हें उसको फारिग करना है। लड़की के साथ पैसों का कोई लेन देन नहीं होगा। जो उसको छोड़ने आएगा पैसे वहीं लेगा। इसके बाद युगल ने गोवा की मशहूर शराब की बोतल खोली। खाना उन दोनों ने होटल के कमरे में ही मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद दोनों ने थोड़ी देर गपशप की। रात के लगभग 10:30 बजे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख युगल ने अपनी एक आंख दबाते हुए सुरेश से गुड नाइट कहा और अपने नाम से बुक दूसरे कमरे में चला गया। 11:15 बजे के आसपास सुरेश के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुरेश के यस कम इन कहने पर एक आदमी अपने साथ एक लड़की लिए कमरे में दाखिल हो गया। लड़की की उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं थी। लड़की का कद भी छोटा था
और उसके अंग विकास के शुरुआती दौर में थे। लड़की को कमरे में छोड़कर वह आदमी सुरेश से 700 रुपए लेकर चला गया। यह उस लड़की की एक रात की कीमत थी। उस आदमी के जाने के बाद सुरेश ने कमरे की चिटखनी लगा दी थी। लड़की सिर झुकाए अपनी उंगली के नाखून कुतर रही थी। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी, मगर कोई दूसरा भाव भी नहीं था। इतना तय था कि उसे यह जरूर पता था कि उसके साथ रात भर क्या होने वाला था, मगर उसके साथ जो होना था उसके बारे में शायद उसको पूरा ज्ञान नहीं था। उसकी उम्र अभी शायद इन चीजों के बारे में जानने की थी ही नहीं। सुरेश ने उसका नाम भी पूछा था। नाम से लगता था कि वह क्रिश्चियन थी। मारिया नाम बतलाया था उसने अपने शरीर के निशानों को सहलाने के बाद भी उसकी आंखों में मासूमियत बरकरार थी। उस मासूमियत में दम तोड़ते कई सवाल भी थे। इंसान की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब वह खुद अपनी ही नजरों में अपने की पर शर्मिंदा नजर आता है। यही हालत उस वक्त सुरेश की थी। कपड़े पहनने के बाद मारिया कमरे में इधर उधर देखने लगी। फिर उसकी भटकती नजरें किसी चीज पर टिक गई थीं। उसी पल सुरेश ने उसके चेहरे पर बच्चों की निर्दोष और स्वाभाविक ललक देखी। सुरेश ने देखा मारिया की नजरें उस बारबी पर टिकी थीं जो कि उसने मानसी के लिए खरीदी थी। वह ज्यादा देर बारबी को दूर से निहारते नहीं रह सकी थी। उम्र और सोच से वह थी तो एक बच्ची ही। उसने मामूली सी झिझक के बाद मेज पर रखी बारबी उठाई और उसको अपने सीने से लगाकर सुरेश को देखते हुए बोली, साहब, आपने जो कहा रात भर मैंने वही किया। अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं तो बख्शीश में ये गुड़िया मुझे दे दो। मैं कभी किसी गुड़िया से नहीं खेली साहब, क्योंकि कोई भी मुझको गुड़िया लेकर नहीं देता। मारिया के मुख से निकले ये शब्द किसी कटार की तरह सुरेश के सीने के आर पार हो गए थे। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा था कि बारबी को अपने सीने से चिपकाए उसके सामने उसकी अपनी बेटी मानसी खड़ी थी। वही मासूम आंखें, मासूम आंखों में वैसी ही ललक, वही अरमान। उसी रात सुरेश की अपनी नजरों में अपनी ही मौत हो गई थी। वह मौत जिसको किसी दूसरे ने नहीं देखा था। इस गुपचुप मौत के बाद उसमें कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। अपनी बेटी के शरीर का स्पर्श ही सुरेश के लिए एक ऐसे दंश जैसा बन गया था जिसका दर्द उससे सहन नहीं होता था। गोवा के एक होटल के कमरे में सुरेश को मारिया नाम की उस लड़की में मानसी नजर आई थी। अब मानसी में उसको मारिया नाम की लड़की की सूरत दिखने लगी थी। वह उन दोनों को अलग करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा था। जैसे ही कहानी अंजाम पर पहुंचती है, हमें ये एहसास होता है कि जिंदगी में रिश्तों का महत्व कितना गहरा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि रिश्ते अगर सच्चे हों तो हर दर्द को सहलाते हैं और हर घाव को भरते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों का सफर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ें और हर सप्ताह ऐसी ही भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के सफर पर चलें।